आखिर ऐसा कितने दिन चलेगा? तुम्हारी आमदनी में तो जिंदगी पार होने से रही। मैंने डॉक्टरी इसलिए तो नहीं पढ़ी थी ना, इसलिए कि तुमसे शादी की थी कि यहाँ बैठकर किचन संभालूं। रानी ने दूसरे कमरे से कहा तो कुछ आवाज़ आनंद तक भी पहुँच गई। सच तो यह था कि उसने कुछ ही शब्द सुने थे, लेकिन उनका पूरा अर्थ अपने आप ही समझ में आ गया था। आनंद और रानी दोनों ने ही अच्छे व संपन्न माहौल में रहकर अपनी पढ़ाई पूरी की थी। परेशानी क्या होती है, दोनों में से किसी को पता ही नहीं था। इसके बावजूद आनंद व्यवहारिक आदमी था। वह जानता था कि व्यक्ति की जिंदगी में सभी तरह के दिन आते हैं। दूसरी ओर रानी किसी भी तरह ये दिन बिताने को तैयार नहीं थी। वह बात बात में बिगड़ती, आनंद को ताने देती और जोर देती कि वह विदेश चले। यहाँ कुछ भी तो नहीं धरा है। आनंद को शायद ये दिन कभी न देखने पड़ते, पर जब उसने रानी से शादी की तो अचानक उसे अपने माता पिता से अलग होकर घर बसाना पड़ा। दोनों के घर वालों ने इस संबंध में उनकी कोई मदद तो क्या करनी थी। हाँ, दोनों को तुरंत अपने से दूर हो जाने का आदेश अवश्य दे दिया था। फिर आनंद अपने कुछ दोस्तों के साथ रानी को ब्याह कर लेके आ गया। तब वह रानी नहीं, आयशा थी। शुरू शुरू में तो आयशा के ब्याह को हिंदू मुस्लिम रंग देने की बहुत कोशिश हुई थी, पर कुछ डराने धमकाने के बाद बात आई गई हो गई। फिर भी उनकी ज़िंदगी में अकेलापन बैठ चुका था और दोनों हर तरह से खुश रहने की कोशिशों के बावजूद कभी न कभी कहीं न कहीं निकटवर्तियों का संपन्नता का और निश्चिंतता का अभाव महसूस कर रहे थे। आनंद जानता था कि घर का यह दम घोटू माहौल रानी को अच्छा नहीं लगता। ऊपर से घर गृहस्थी की एक साथ आई परेशानियों ने रानी को और भी चिड़चिड़ा बना दिया था। अभी कुछ माह पहले तक वह तितली सी सहेलियों के बीच इतराया करती थी। कभी कोई टोकता भी तो रानी कह देती, अपनी फिक्र करो, मुझे कौन यहाँ रहना है। मास्टर ऑफ सर्जरी किया और यह चिड़िया फुर। फिर वह सचमुच चिड़िया की तरफ फुदक उठती और सारी सहेलियां हंसी में खो जाती। यहाँ तक कि वह आनंद को भी अक्सर चिढ़ाया करती। आनंद की जिंदगी में इससे पहले कभी कोई लड़की नहीं आई थी। वह उन क्षणों में पूरी तरह डूब जाता और रानी के प्यार, सुंदरता और कह कहो को एक साथ ही महसूस करने की पूरी कोशिश करने लगता था। आनंद मास्टर ऑफ मेडिसिन करने के बाद जब सरकारी नौकरी में लगा, तब भी उन दोनों को शादी की जल्दी नहीं थी। अचानक कुछ ऐसी परिस्थितियां आई कि शादी करना ज़रूरी हो गया था। रानी के पिता उसके लिए कहीं और लड़का देख कर आए थे। अगर दोनों समय पर यह कदम न उठाते तो निश्चित था कि रानी एक दिन किसी और की हो जाती। फिर वही हुआ जिसका दोनों बरसों से सपना देख रहे थे। दोनों एक दूसरे की ज़िंदगी में डूब गए। शादी के बाद भी इसमें कोई फ़र्क नहीं आया। फिर भी क्षण क्षण की ज़िंदगी में ऐसे जीना संभव नहीं था और रानी की बड़बड़ाहट भी इसी की प्रतिक्रिया थी। आनंद ने यह सब सुना और रानी की बातें उसके मन में कहीं गहरे उतरती गई। रानी के अलावा अब उसका इतने निकट था ही कौन। हर दुख दर्द की वह अकेली साथी थी। वह सोचने लगा, चाहे जैसे भी हो, विदेश निकलना ज़रूरी है। जो जहाँ बरसों नहीं कमा सकूँगा, वहाँ एक साल में ही कमा लूँगा। ऊपर से रानी भी खुश हो गई। आखिर वह दिन आया जब आनंद का विदेश जाना लगभग तय हो गया। डॉक्टर के रूप में उसकी नियुक्ति इंग्लैंड में हो गई और अब उनके निकलने में केवल उतने ही दिन बाकी थे जितने दिन उनकी तैयारी करने के लिए ज़रूरी थे। जाने कितने दिन वहाँ लग जाए, जाने कब लौटना हो भी या नहीं। तैयारी के छोटे से छोटे काम से लेकर मिलने जुलने वालों को अलविदा कहने तक सभी काम उन्हें इस समय में निपटाने थे। रानी की कड़वाहट अब गायब हो चुकी थी। आनंद अब देर से लौटता तो भी वह कुछ न कहती, जबकि कुछ महीनों पहले आनंद के देर से लौटने पर वह उसकी खूब खिंचाई करती थी। अब रात को सोने से पहले अधिकतर समय इंग्लैंड की चर्चा में ही बीतता। कैसे होगा इंग्लैंड, चर्चा करते करते दोनों की आंखों में एक दूसरे के चेहरे की जगह ढेर सारे पैसे और उससे जुड़े वैभव की चमक तैरने लगी। और फिर न जाने दोनों कब सो जाते। चाहे आनंद के मित्र हों या रानी की सहेलियाँ, सभी उनका अभाव अभी से महसूस करने लगे थे।
एक ऐसा भाव जो उनके दूर जाने की कल्पना से जुड़ा हुआ था। आनंद का तो अजीब हाल था। आनंद को घर के फाटक पर बैठा रहने वाला चौकीदार तक गहरा नज़दीकी लगता। नुक्कड़ पर बैठने वाले कुजड़ी लाख झगड़ने के बावजूद कल्पना में अक्सर उसे याद दिलाती, लड़ लो, जितना चाहे लड़ लो, अब यह साथ कुछ ही दिनों का है। और फिर वह भी दिन आया जब उन्हें अपना मोहल्ला, अपना शहर, अपना देश छोड़ना था। जैसे जैसे दिल्ली के लिए ट्रेन पकड़ने का समय नज़दीक आ रहा था, आनंद की तो जैसे जान ही निकली जा रही थी। किसी तरह से उसने दिल को कड़ा किया और फिर वह अपने मोहल्ले, शहर और देश को एक के बाद एक छोड़ता हुआ उस धरती पर जा पहुंचा जो बरसों से रानी के लिए ही सही उसके जीने का लक्ष्य बनी हुई थी। लंदन का हिथ्रो हवाई अड्डा यांत्रिक जिंदगी का दूर से परिचय देता विशाल शहर। जिंदगी कुछ इस कदर तेज कि हर 2 मिनट के बाद कोई हवाई जहाज फुर से उड़ जाता। चारों ओर चमक धमक, उसी के मुकाबले लोगों के उतरे या फिर कृत्रिम मुस्कुराहट भरे चेहरे। जहाज से उतरते ही आनंद को लगा कि उसने बाहर का कुछ पाया ज़रूर है, पर साथ ही अंदर का कुछ ऐसा अपनापन खो दिया जो जीने की पहली शर्त हुआ करती है। रानी उससे बेखबर इंग्लैंड की धरती पर अपने कदमों को तोलती हुई सी लग रही थी और उसकी खुशी का ठिकाना न था। कई बार चहक कर उसने आनंद का भी ध्यान बटाना चाहा, पर फिर उसके चेहरे को देख अकेले ही उस नई जिंदगी को महसूस करने में खो जाती। अब उन्हें इंग्लैंड आए 1 महीने से ऊपर हो रहा था। दिन भर जानवरों की भाग दौड़, हर जगह बनावटी संबंध, कोई भी ऐसा नहीं जिसे 2 पल बैठ कर वे अपना दुख दर्द बांट सके। खाने पीने की कोई कमी नहीं थी, पर अपनेपन का भी अभाव था। यहाँ तक कि वे भारतीय भी 2-1 बार लंच पर बुलाने के अलावा अधिक नहीं मिलते जुलते, जिनके एड्रेस वह अपने साथ लाया था। जब भारतीयों की यह हालत थी तो अंग्रेजों से क्या अपेक्षा की जा सकती थी। ये भारतीय भी अंग्रेजों की तरह ही हो रहे थे। सारे व्यवहार में वे उन्हीं की नकल करते। ऐसे में आनंद अपने शहर की उन गलियों की कल्पना करता जहाँ कह कहो के बीच घड़ियों का अस्तित्व खत्म हो जाया करता था। वे लंबी चौड़ी बहसें अब उसे काल्पनिक सी लगती। यहाँ तो सब कुछ बंधा बंधा सा था, धागों का सवाल ही नहीं, हंसना भी होली से होता, गोया उसकी भी राजनीति हो। बात बात में अंग्रेजी शिष्टाचार हावी। आनंद लगातार इससे आजिज आता जा रहा था। रानी कुछ पलों को तो यह महसूस करती, पर थोड़ी देर के बाद ही अंग्रेजी चमक दमक में खो जाती। आखिर जो इतनी मुश्किल से मिला है उसमें रुचि न लेने का उसे कोई कारण ही समझ में नहीं आता। कुछ दिनों से वह भी परेशान थी। बंटी यहाँ आने के कुछ दिनों बाद तक चौकीदार के लड़के रामू को याद करके काफ़ी परेशान हो रहा था। यहाँ नए बच्चों से उसकी दोस्ती आगे नहीं बढ़ सकी थी। बंटी कुछ कहता तो वे कुछ कहते और फिर वे एक दूसरे का मुंह ताकते। फिर बंटी अकेला और गुमसुम रहने लगा था। रानी ने उसके लिए कई तरह के खिलौने ला दिए, लेकिन वे भी उसे अच्छे न लगते। आखिर बंटी कितनी देर उनसे मन बहलाता। और आज तो बंटी बुखार से तप रहा था। आनंद अभी तक अस्पताल से नहीं लौटा था। आस पास करने से रानी को कोई ऐसा नज़र नहीं आया जिसे वह बुला ले और जो उसे ढांढस बंधाए। अचानक इस सुनेपन में उसे लखनऊ में फाटक पर बैठने वाले रघु चौकीदार की याद आई, जो कई बार ऐसे मौक़ों पर डॉक्टर को बुला लाता था। उसे ताज्जुब हुआ कि उसे उसकी याद क्यों आई। उसे कुजड़िन की याद भी आई, जो अक्सर आनंद के न होने पर घर में सब्जी पहुंचा जाती थी। उसे उन पड़ोसियों की भी याद आई जो ऐसे अवसरों पर चारपाई घेरे बैठे रहते थे और इस तरह उदास हो उठते थे जैसे उनका ही अपना सगा संबंधी हो। आज पहली बार रानी को उनकी कमी उखरी। पहली बार उसे लगा कि वह यहाँ हजारों आदमियों के होने के बावजूद किसी जंगल में पहुँच गई है जहाँ कोई भी उन्हें पूछने वाला नहीं है। आनंद अभी तक नहीं लौटा था। उसे रोना आ रहा था। तभी बाहर कार का हॉर्न बजा। रानी ने नज़र उठाकर देखा, आनंद ही था। वह लगभग दौड़ सी पड़ी, बिना कुछ कहे आनंद से जा लिपटी और फपक पड़ी। तभी उसने सुबकते हुए कहा, कितने अकेले हैं हम लोग यहाँ, मर भी जाएं तो कोई पूछने वाला नहीं। बंटी की तबीयत ठीक नहीं है और एक एक पल मुझे काटने को दौड़ रहा था। आनंद ने धीरे से बिना कुछ कहे उसे अलग किया और अंदर के कमरे की ओर बढ़ा।
जहाँ बंटी आंखें बंद किए लेटा था। उसने उसके माथे पर हाथ रखा। वह तप रहा था। उसने कुछ दवाएं बंटी को पिलाई। बंटी थोड़ा आराम पाकर सो गया। थका हुआ आनंद एक सोफे पर लुढ़क गया। दूसरी ओर आराम कुर्सी पर रानी निढाल पड़ी थी। आनंद ने देखा उसकी आंखों में एक गलती का एहसास था। गोया वह कह रही हो, यहाँ सब कुछ तो है, पर लखनऊ जैसा, अपने देश जैसा अपनापन नहीं है। चाहे वस्तुएं हों या आदमी, यहाँ केवल ऊपरी चमक है। कार, टेलीविज़न और बंगले की चमक मुझे नहीं चाहिए। तभी रानी थकी कदमों से उठी। एक बार फिर बंटी को देखा। उसका बुखार कुछ कम हो गया था। आनंद वैसे ही आंखें बंद किए हजारों मील पीछे छूट गए, अपने लोगों को याद में खोया हुआ था। रानी निकट आई और चुपचाप उसके कंधों पर अपना सिर टिका दिया, जैसे वह अपनी गलती स्वीकार कर रही हो। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत